स्वागत है आपका क्रॉनिकल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की, उत्तर को कैसे लिखना है और 2025 के मेंस के टारगेट को रखते हुए 30 से भी ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट यहां आयोजित हो रहे हैं। आज से लेकर के 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हम लोग रूबरू होते रहेंगे। जीएस के सारे पेपर, ऐसे जनरल हिंदी, ये सारी चीजें हैं। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इन चीजों को देख करके, सोच के, समझ करके आप इस बार अपने मेंस को और बेहतर तरीके से 100% सिक्योर सीमा में लेके जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ये आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से ही रहता है, जानते ही होंगे आप। एंशिएंट इंडिया के रिसोर्स में जो भी विदेशी यात्रा हैं उनके वृतांत को दीजिए। पहला जो सेक्शन आपका हिस्ट्री का होता है उसमें आपके शुरुआत के जो चैप्टर होते हैं, रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री या इंडस वैली या वैदिक, ये 4 चैप्टर में से प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ये देखिए, मैंने एकदम उसी तरह यूपी पीसीएस के फॉर्मेट में ही इस चीजों को हैंड रिटन लिखा है ताकि आपको कहीं भी कोई भी गतिरोध ना हो। स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे लिखना है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें ग्रीक भी है, रोमन भी है और चाइनीज के अलावा आपके कुछ अरबिक आपके लिटरेचर भी हैं जो हमारे एंशिएंट इंडिया के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले इसमें आप ग्रीक और रोमन वृतांत के बारे में लिखेंगे, जैसे लेखकों के नाम, उनके बुक्स और उनके जो इंसिडेंट हैं वो महत्वपूर्ण है। सॉरी। सबसे बड़ी बात, इसी के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इनके जो इंसिडेंट हैं वो हमारे एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो सबको पता है, हेरोडोटस का नाम, मेगास्थनीज का नाम, नियार्कस का नाम, लेकिन इनकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। लेखकों के नाम सबसे पहले, फिर बुक, फिर जो इंसिडेंट इन्होंने लिखा है, और फिर हमारे एंशिएंट इंडिया में क्या कंट्रीब्यूट है इनका। ठीक उसी तरह यही अप्रोच चाइनीज अकाउंट्स में, यही अप्रोच अरबी वृतांत में आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 हिंट दे दिए, जैसे हेरोडोटस ने क्या लिखा, एरियन ने क्या लिखा, मेगास्थनीज नाम सुने होंगे। तो जब आप मेगास्थनीज को लिखें तो मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, इनका नाम होना चाहिए। ठीक उसी तरह किसी अज्ञात लेखक ने इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड के बारे में बताया, फहयान, हुएनसांग, अल्बेर्नी, अल-मसूदी। तो ये सब चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें जो जानकारी है वो हुएनसांग के वृतांत से ही हमें ज्ञात होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए। गलती कहां होती है कि बच्चे लोग इधर का पॉइंट ऊपर, ऊपर का पॉइंट नीचे लिखाते हैं। कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, वही एंशिएंट इंडिया के आर एस शर्मा और थोड़े बहुत किसी का भी जो नोट्स आप पढ़ते हैं। तो मूल बात यही है कि जब भी हिस्ट्री के रिसोर्स की बात हो तो साहित्यिक स्रोत में है, फिर विदेशी यात्राओं के वृतांत हैं, फिर आर्किटेक्ट है, या फिर कई अन्य और चीजें, अल्टरनेट में प्रश्न आते रहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न की इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अगर इस क्रमबद्धता से इंफॉर्मेशन के साथ आप लिखते हैं तो निसंदेह 65% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आफ्टर इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है और आजकल देखिए कि जीएस के पेपर में आफ्टर इंडिपेंडेंट का जो चैप्टर है, एरा है, वो खूब पूछा जा रहा है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो। यूपी पीसीएस वाले आईएएस के नकल करते हैं। ये पूछ रहा है कि 1947 के बाद भारत के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी। बिपिन चंद्रा की किताब उठा के देखिए और किसी के भी नोट्स में आपको मिल जाएगा कि 1947 के बाद के भारत के समक्ष घरेलू स्तर पर कौन कौन से समस्याएं थी। मतलब विभाजन के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और किस तरह वहां के लोग आए, उनके राहत और उनके बचाव के अलावा संविधान निर्माण की गतिविधियां, 500 से भी ज्यादा रियासत, जम्मू कश्मीर की समस्या, हैदराबाद की समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, जो सड़क पे जो लोग लेटे हुए हैं उनको घर देना, उनको रोटी देना, उनको रोजगार देना, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना, ये सारी चुनौतियां थी। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? एवरीबडी नोन अबाउट इट, सब लोग इसको जानते हैं।
तो इसको क्रमबद्ध रूप में कैसे देना है। कोई भी किताब उठाइए, बिपिन चंद्रा की किताब फेमस है। सबसे पहले बिपिन चंद्रा जी कहते हैं हाँ, इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। 125 शब्दों वाले प्रश्नों में इंट्रो और कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, बट 200 वाले प्रश्नों में, वर्ड लिमिट वाले में, इंट्रो और कंक्लूजन लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि रिफ्यूजी और कम्युनल क्राइसिस कैसे थी। 2 पॉइंट है, उनको आप डील करेंगे। फिर दूसरे पॉइंट में आएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का जो मामला था, जो स्वतंत्र रियासतें थी, उनको कैसे किया गया। उसी में आपको सरदार पटेल की भूमिका और एक्टिविटीज में आपको हैदराबाद भी देना है, जूनागढ़ भी देना है और जम्मू कश्मीर भी देना है। ठीक है। फिर पैरा चेंज करेंगे कि आर्थिक बदहाली, इकोनॉमिक डिजास्टर का क्या रोल था, कैसे हमारी इकोनॉमी का रोल था और जीडीपी का स्ट्रक्चर क्या था। क्योंकि बिपिन चंद्रा जी ने ये तीसरी जो समस्या बताई है कि आर्थिक चुनौतियां इस कदर थी। फिर उसके बाद बताएंगे सबसे बड़ी समस्या तो पेट भरने की थी, या फूड की कमी थी, या खाद्यान्न की कमी थी, मतलब फूड क्राइसिस और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्या चीजें रही। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि सामाजिक चुनौतियां क्या रही, मतलब जो पहले से भी रहा, समाज में अलग अलग राज्यों की मांग हो रही थी, गोरखालैंड, झारखंड, मराठावाड़, द्रविड़वाद वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी चुनौतियां और भी आई, लिंग्विस्टिक बेसिक के रीजनल चैलेंज। यही वो दौर था जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई, तो द्रविड़ आंदोलन जबरदस्त रूप से उभर करके सामने आया। ये वही द्रविड़ आंदोलन है जिसकी विरासत द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक आज तक तमिलनाडु में है, और पूरे दक्षिण भारत की रियासतों में हिंदी विरोध का सबसे बड़ा वजूद या वर्चस्व या प्रभाव था। तो अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो कुछ खास चीजें हैं जो आपको लिखनी है। क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको रिफ्यूजी प्रॉब्लम दिखाना है। रिफ्यूजी प्रॉब्लम का मतलब यहां पर कि 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ उससे क्या हुआ। उसके बाद पैरा चेंज करेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, उनको बारे में बताएंगे। सरदार पटेल कंपलसरी है मेंशन होना। फिर आप इकोनॉमिक डिजास्टर के बारे में बताएंगे। फिर आप फूड क्राइसिस को लेके बताएंगे। फिर सोशल चैलेंज के बारे में बताएंगे, और फिर कोई अन्य और चुनौतियां हैं उनके बारे में बताएंगे। इतना रिक्वायर करता है यह टॉपिक, और ये सारी चीजें आपको लिख देनी है 125 वर्ड में। उससे ज्यादा अगर आप इसमें उलझ रहे हैं, एक पेज में ही आपको लिख देना है, और इससे ज्यादा अगर आप इसमें लिख रहे हैं तो आपको समस्या आएगी। ये देखिए, यहीं पर ये आपकी कॉपी होगी। यूपीएससी मेरे बार बार यही लिखने, तो यहीं पर ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक पेज से ज्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तीसरे प्रश्न को देखिए, रूसो भी ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में देखिए तो 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर आपको विचार करना होता है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। If Rousseau had not existed, then French Revolution would not have occurred। मतलब नेपोलियन जो कहते हैं कि रूसो की किताब को लेकर के सर के नीचे सोते थे, एक दिन स्टेटमेंट दिए कि अगर रूसो भी ना होता तो क्रांति भी नहीं होती। तो इस तरह के जो चीजें अगर एक बार किताबों में आ जाती हैं तो वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। नेपोलियन का यह स्टेटमेंट है। अब इसी को आपको ओवरव्यू करना है। ध्यान रखिएगा, आईएएस हो या यूपीपीसीएस हो, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से 17-18 टॉपिक बनते हैं। 18 टॉपिक को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इनफैक्ट 8 क्रांतियां हैं आपके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके पहले आपके अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके बाद 3-4 और क्रांतियां हैं, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, यूरोप का में क्रांतियां, रूस इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बीच में होने वाले बदलाव। यूपीपीसीएस का दायरा इतने ही तक है। तो अब इसमें आपको लिखना है रूसो का इंपॉर्टेंस। तो अगर इतना आप बहुत जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका, दूसरा फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के परिणाम, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने कैसे यूरोप को प्रभावित किया, नेपोलियन के पतन के कारण। यही 6 से 7 पॉइंट बनते हैं, घूम फिर के यही प्रश्न आते हैं। तो इस बार क्रांतिकारियों में एक पर्सनैलिटी है रूसो, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो रूसो और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहला पन्ना
पहला पैरा आपका यही आएगा कि रूसो की क्या आइडियाज थी। रूसो की एक विचारधारा है जनरल विल। फिर आप दूसरे पैरा में आप बताएंगे कि रूसो बेस ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। दूसरे पैरा में आप बताएंगे। तीसरे पैरा में बताएंगे कि नेपोलियन का जो स्टेटमेंट है वो रूसो के इसी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और चौथा में आप बताएंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने रूसो की आइडियोलॉजी को कैसे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट किया और यूरोप से होते हुए वो हमारे देश के संविधान में भी घुस के बैठे हुए हैं। ये चार चीजें हैं जो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। इससे ज्यादा आपको ये प्रश्न रिक्वायरमेंट नहीं करता या इच्छा नहीं रखता। क्या? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में रूसो, रूसो की महत्ता को बताने वाला नेपोलियन बोनापार्ट, और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा रूसो के विचारों को यूरोप और विश्व में कैसे फैला गया। अब एक तरीके से देखें तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका ये भी मेंशन है, और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, मतलब रोल ऑफ फिलोसोफर इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप ऑन द होल वर्ल्ड, या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन यूरोपियन रेनेसा या यूरोपियन रेवोल्यूशन। आईएएस में देखिए तो ऐसे प्रश्न आते हैं, यूपी में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग लगाइएगा। ये प्रश्न अगर आ गया तो अगली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दूसरे टाइप के प्रश्न आएंगे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। शानदार प्रश्न है। भारतीय समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव की चर्चा करिए, या डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी। ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव में से एक है। सुबह उठो तो मोबाइल, रात में सो तो मोबाइल, दिन में कहीं जाओ तो मोबाइल, किसी का स्टेटस लग गया तो मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, तो मोबाइल हमारे समाज का अनिवार्य हिस्सा है। तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या लिखेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी भी देनी है और निगेटिविटी भी देनी है। कितने सारे बच्चे, प्रॉब्लम कहां होती है जानते हैं, 2 लाइन बच्चे पॉजिटिव लिखते हैं, फिर 2 लाइन निगेटिव लिखते हैं। इसलिए मैंने यहां क्रमबद्ध रूप में चीजों को लिखा, क्योंकि बोर्ड पर लिखने पर कई बार होता है ना, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बच्चों से। तो ये हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर एक बार जब देखेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे और लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली परफेक्शन आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थैंक आपकी क्रमबद्धता कैसे है। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। तीसरा, आपने फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट और एनालिसिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डाले हैं कि नहीं। देखिए, अब पॉजिटिव इंपैक्ट में आएंगे तो एक तो कनेक्टिविटी बढ़ी है, दूसरा अवेयरनेस बढ़ी है, तीसरा एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, चौथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई कॉमर्स या अमेजॉन फ्लिपकार्ट का असर देख रहे हैं, और फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। अब ये 5 पॉइंट को देखिए, आप दुनिया में कहीं भी हैं तो ट्रंप अंकल क्या कर रहे हैं आपको पता है। दूसरा, अवेयरनेस बढ़ी है। अभी मैं जा रहा हूं तो मेरा ऑटो वाला ने पूछा, भैया ट्रंप का क्या हाल है, टैरिफ कम होगा या ईरान पे बम गिरेगा या नहीं गिरेगा, या फिर जो डील हुई है उसके बारे में बताइए। या कल तो एक और हद हो गई, एक रिक्शे वाले ने मेरे से पूछा, भैया वो जो निशिकांत दुबे किताब के बारे में बताए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। मैंने अपना सर पीट लिया कि अब इनसे मैं डिस्कस करूंगा क्लास के बाद। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक आम रिक्शे वाले भी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और किस बुक पे डिस्कशन हो रहा है उनके बारे में बात करें। यह है अवेयरनेस का असर। एजुकेशन का लेवल, ऑनलाइन हम आपसे आज जुड़े हैं। अभी आप आते तो दिल्ली के करोल बाग या मुखर्जी नगर में मिलते, लेकिन आप भारत के किस कोने में हैं और आप जुड़े हैं, इट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम सोशल मीडिया एंड इंटरनेट रिवोल्यूशन। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, आप ई कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ी है। हम क्या पढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। तो अब ना हम बेवकूफ बना सकते हैं, ना उल्लू बना सकते हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। हर लोगों की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने में सोशल मीडिया ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये पॉइंट्स है। अब आप इसको एक एक लाइन में लिखें या कॉमा दे के लिखें, ये आपकी मर्जी। एग्जामिनर इस क्वेश्चन से यही डिमांड रखता है आपसे। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा, हेट स्पीच बढ़ा है, फेक न्यूज बढ़ रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात
जो नेटफ्लिक्स कल्चर उभर करके आ रहा है, हमारे कल्चरल वैल्यू को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिक्लाइन जा रहा है। मतलब माता पिता, विवाह, परिवार, नातेदारी, रिश्ते सब खत्म होते जा रहे हैं। एकता कपूर का उल्लू चैनल आपके आंखों के सामने है, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज, मतलब हद हो चुकी है। फिर उसके बाद हमारी जो खोपड़ी है, हमारा माइंड है, वो भी कंट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया। जेएनजी मूवमेंट आपके आंखों के सामने है, किस प्रकार उनके दिमाग को कब्जा के भरमाया जा रहा है। कुछ कुछ भारत में भी है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक नारा लगा है बीजेपी का या मोदी जी का, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर विपक्ष के लोग मोदी जी या बीजेपी के ऊपर जो हमले करते हैं, अभी भी जो पार्लियामेंट में हो रहा है वहाँ भी है। तो कहने का मतलब है कि एकदम पूरा माइंड कंट्रोल हो चुका है एक इकोसिस्टम। बहुत कम लोग हो सकते हैं। अभी कल मैं एक अमेरिकन साइकोलॉजी की रिपोर्ट देख रहा था कि समाज में 10 से 12% लोग ही ऐसे होते हैं जो रियलिटी को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। बाकी सब लोगों का माइंड कंट्रोल सोशल मीडिया करके बैठा है। तो बहुत चीजें, अब ये 5 पॉइंट नेगेटिव है, इसी को लिख दीजिए। ऐसे आए तो और इसको 750 शब्दों में लिखिए। इंटरव्यू में देना है तो 3 से 4 लाइन के बारे में बताइए। तो यही चीजें हैं, यही क्रमबद्धता बच्चों में नहीं रहती है। एवरीबडी नोन अबाउट इट, व्हाट इज सोशल मीडिया एंड हाउ इंडियन सोसाइटी इज इफेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया। बट जब बात लिखने की आती है ना, तो क्रमबद्धता नहीं होती है, टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता, देश की रियलिटी कॉपी में झलकती नहीं है। तो नंबर कैसे मिलेंगे? कहानियों से नंबर नहीं मिलते। बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अगल बगल नहीं हो रही, पेपर में वही आता है जो आपके अगल बगल हो रहा है। तो आसान सा सवाल, इंडियन सोसाइटी सोशल मीडिया से कैसे इफेक्टेड आ रही है? अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू डेवलपमेंट इंडियन रूरल सोसाइटी। हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या भूमिका रही है, या गांव के विकास में, सामाजिक गतिविधियों के संचालन में स्वयं सहायता समूह। ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ना है, तो यहां पर सोसाइटी कैसे इफेक्टेड हो रही है वो आपको जानना है। यही सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको गवर्नेंस में पढ़ना है। तो डेवलपमेंट और गवर्नेंस को लेकर के क्या रोल है, तो गवर्नेंस उसके रूप में या सोशल जस्टिस के रूप में आपको पढ़ना हो, मतलब समाज में न्याय की स्थापना। यही सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल क्या प्ले कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें, तो अब ये आपको देखना है कि ये टॉपिक जीएस के किस सेक्शन में आएगा। अब जब यहां पे जीएस 1 में आ रहा है तो इसमें आंकड़े देने की उतनी संभावना नहीं है, लेकिन जीएस 3 में आएगा तो आपको आंकड़े देने होंगे, पहली बात। दूसरा, ये जीएस 1 में आया हुआ है तो इसमें ये सोशल जस्टिस जीएस 2 का पार्ट नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्लान है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, उसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। यही अंतर है जो बच्चों को नहीं पता रहता है। एक ही प्रश्न 3 अलग अलग सेक्शन में अगर आ गया तो उनका उत्तर को कैसे लिखना है, उनका आंसर कैसे लिखना है, इसके डिफरेंसेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडियन रूरल सोसाइटी के डेवलपमेंट में अब क्या रोल है, तो आप बताइए कि पहला जो इनका रोल है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का यह एक इंडिकेटर हो रहे हैं। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यह हेल्पफुल हो रहे हैं। तीसरा, वुमेन्स एम्पावरमेंट का यह एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। चौथा, पॉवर्टी को डिक्रीज करने में इनके बड़ा रोल महत्वपूर्ण होते जा रहा है। पांचवा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ये उपकरण हो रहे हैं। छठा, सोशल कैपिटल को ये बिल्ड कर रहे हैं। सातवां, इंक्लूसिवनेस, सबका साथ सबका विकास को प्रमोट कर रहे हैं। ये मैंने अलग से पॉइंट बता दिया। अब देखिए, यहां मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन जब आप 125 वर्ड में लिखेंगे ना, तो मुश्किल से सिर्फ आपको 4 पॉइंट लिखना है। ध्यान रखिएगा, उतने में आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। मैं तो अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि अगर 125 शब्दों का प्रश्न है तो 100 शब्दों में निपटा दो, और 200 शब्दों का प्रश्न है तो उसको तुम 150 या 180 में निपटा दो। मतलब एक में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और दूसरे में आपको 8 पॉइंट। नो नीड टू इंट्रो एंड कंक्लूजन इन 125 वर्ड। ये बात अगर आपके भेजे में जा रही है तो भेजे में बैठा लीजिए। 125 शब्दों के प्रश्न में इंट्रो और कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट 200 शब्दों के प्रश्न में आपको इंट्रो और कंक्लूजन को लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखिए, ये सोसाइटी में आया है
तो समाज कैसे, सोसाइटी कैसे इफेक्टेड हो रहा है, सोसाइटी में चेंज कैसे आ रहा है, सोसाइटी में रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये यही लिखना है। जब ये गवर्नेंस सोशल जस्टिस में आएगा तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा, जब ये इकोनॉमी में आएगा तो इसका उत्तर कुछ और हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सोशल डेवलपमेंट या सोशल एरा में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न है भारतीय ग्रामीण समाज के विकास। छठा प्रश्न है विविधता की एकता के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वाह, विविधता में एकता। एक ऐसा देश जहां इतने धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने पर्व होते हैं, इतने त्योहार होते हैं, इतने खान पान होते हैं, इतने कपड़े होते हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी लोकोक्तियां हैं, इतने मुहावरे हैं, फिर भी हम एक हैं। तो कुछ ना कुछ हम में है कुछ खास, यही पूछ रहा है। इंडियन सोसाइटी का प्रश्न है। पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज की विशेषताएं। एवरीबडी नोन अबाउट इट, बट इसको लिखेंगे कैसे। अब देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय समाज भी है और भारतीय संस्कृति भी है। अभी जो मैंने बोला वो समाज है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो संस्कृति है, मतलब इंडियन आर्ट एंड कल्चर का यह पार्ट है। तो जब संस्कृति के चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो इसका एरा कुछ और हो जाएगा, उसमें सांस्कृतिक तत्वों को हम डिफाइन करेंगे। बट सोसाइटी में जब इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, एथनिक्स ग्रुप और भी। तो अब यहां पर आप बताएंगे कि कल्चरल सेक्शन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे दिखता है। तो पहला पॉइंट है बहुआयामी सांस्कृतिक पहचान, मल्टीफेस्टेड कल्चर आइडेंटिटी। मतलब हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में बहुत सारे संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। कुछ जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने कितने प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों के रहने की बात कही थी? 560। उन्होंने कहा भारत में 560 राष्ट्र हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे कही उन्होंने। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर की दूसरी सबसे विशेषता है कि हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अगर यहूदी हो तो हम तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे, तुम अगर अविश्वासी हो तो हम तुम्हें सलीब पर चढ़ा देंगे, तुम्हारा ठिकाना नरक है, तुम जहन्नुम के आग में जलोगे। हमारी संस्कृति कहती है जियो और जीने दो, धार्मिक सहिष्णुता। बहुत बड़ी पॉइंट है, तब आपके समझ में आएगा। तीसरा है रिलीजियस एंड सोशल इंक्लूसिवनेस। शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, तुर्क आए, मंगोल आए, बलूच आए, मुगल आए, सब समाहित हो गए। हुए या नहीं मैं नहीं जानता, बट कॉपी में आपको यह लिखना है, रिलीजियस एंड सोशल इंक्लूसिवनेस। आगे, हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं। न्यू ईयर इज ए क्रिश्चियन फेस्टिवल। क्रिसमस भी मनाते हैं, सबरात भी मनाते हैं, भांगड़ा भी मनाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अब इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो भी मनाते हैं, बिहू भी मनाते हैं, हर तरीके के त्योहार मनाते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। ईद मनाने वाले से कह दीजिए जरा क्रिसमस मना लो, नहीं मनाएंगे। क्रिसमस मनाने वाले से कह दीजिए जरा ईद मना लो, वो नहीं मनाएंगे। हमारे यहाँ सब चीज़ों का रिवाज है, यूनिटी हमारे फेस्टिवल में दिखती है। आगे, बेसिस ऑफ कल्चरल यूनिटी, हमारे सांस्कृतिक एकता का आधार है। धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं होता, किताबों में यही लिखा है, आपको भी यही लिखना होगा। फिर उसके अलावा हमारी इतनी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी, पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, फसल, मौसम, सब में विविधता है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और इंडिया इज ए कल्चरल स्टेट, भारत एक सांस्कृतिक राज्य है। भारत में जितनी संस्कृतियां हैं वही मिला करके एक राज्य बनाती हैं। तो ये हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, क्योंकि ये भाजपाई लोगों का कहना है। कांग्रेस वाले कहते हैं इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, बट जो कल्चरल की निगाह से देखें तो आखिर कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कोहिमा के बीच में अगर कोई चीज लोगों को जोड़ता है तो वो संस्कृति है।
कन्याकुमारी के लोग वैष्णो देवी जाते हैं और वैष्णो देवी इलाके में रहने वाले लोग कन्याकुमारी जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इनफैक्ट भारत की संस्कृति का मुख्य आधार ही है कि मैं अगर दिल्ली में रहता हूं तो मेरे घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि बेटा हमारा तीरथ कराएगा। तीरथ का मतलब ही है कल्चरल स्टेट। तो जब ये क्वेश्चन को आप डील करेंगे ना कि इंडिया की यूनिटी डाइवर्सिटी में कैसे दिखाई देती है कल्चरल एस्पेक्ट्स में, तो इतनी सारी चीजें आएंगी। अब ये आपको कल्चर की मशहूर किताब सिंघानिया जी में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ? एनसीईआरटी में। आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है जो आपके कॉन्सेप्ट को बना रहा है। आगे देखिए 7वें नंबर का प्रश्न ये पूछ रहा है, सामूहिक संसाधन किसी देश के, सामुद्रिक होगा, सामुद्रिक संसाधन किसी देश की ज्योग्राफिकल भौगोलिक संसाधन में कैसे उपयोगी समझे जाते हैं। वो थोड़ा गलत छप गया। आगे देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है कि अगर मैरिन रिसोर्स हैं तो मैरिन रिसोर्स ज्योग्राफिकल रिसोर्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो समुद्र के संसाधन, मैप तो आपने देखा ही होगा, अगर ये भारत है तो इसके समुद्र के संसाधन क्या होंगे, तो ये पूरा एरिया। अब इनका क्या रोल है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखना है कि इतने सामुद्रिक एरिया हैं, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। सीधा सा प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी। लेकिन ये पूछा है ज्योग्राफी में, तो आपको इकोनॉमी के सेक्शन से ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं लिखने। इसमें आपको भूगोल या ज्योग्राफिकल इंपैक्ट या रोल को डिस्क्राइब करना है। क्या लिखेंगे, इंट्रो की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्लू इकोनॉमी का क्या रोल है। दो आंकड़े बता देता हूं, जैसे 4 मिलियन फिशर्स हैं, जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन है। दो डाटा पर्याप्त है चीजों को कहने के लिए। दूसरा, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। तीसरा, स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी रोल क्या प्ले कर रहे हैं। चौथा, किस प्रकार के रिसोर्स हैं, पेट्रोल जैसे। पांचवा, टूरिज्म और बायोडायवर्सिटी को कैसे इफेक्टेड कर रहा है। तो अभी तो हमारा टूरिज्म तीरथ घुमाना है, जब पैसा हो जाएगा तो हम क्रूज पर जाएंगे। कहो ना प्यार है वाली क्रूज आपने देखी होगी। तो ये रोल प्ले करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे में क्या है, कैसे है। तो ये 5 पॉइंट ही आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके पूरे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में मैरिन रिसोर्सेस क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमी में जाएंगे तो ब्लू इकोनॉमी डिटेल बताएंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्लू इकोनॉमी का रोल, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन का रोल। दूसरे पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी रोल प्ले करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपके बताएंगे कि क्या रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स हो सकते हैं, पेट्रोल के अलावा और भी समुद्री खाद्य है, सी फूड्स हैं और सब। वैसे एक बात बताएं, 1 किलो गेहूं का रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 10 रुपया है, ऑस्ट्रेलियाई गेहूं। और एक झींगे की कीमत है $100। तो यही बात आती है कि एक झींगा जो गोवा में मिलता है लगभग $100 इंटरनेशनल रेट में पड़ेगा मार्केट में, और 1 किलो गेहूं की कीमत है 10 रुपए। खैर, समझ में आ गया होगा मैरिन रिसोर्स के बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, भौगोलिक संरचना किसी देश को कैसे प्रभावित करती है। हाउ डज ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस ए कंट्री। मतलब अब ये हमारी भूगोल है, तो अब ये हमें कैसे प्रभावित करता है। कल्पना करिए हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। हमें प्रभावित करने में श्रीलंका भी है, हमें प्रभावित करने में ये भी है, हमें प्रभावित करने में ये भी है, ये भी है, और ये डुप्लीकेट सामान बनाने वाले ये भी है। एक तो दूसरा है, दूसरा ये यहां से भी जाता है, तीसरा पेट्रोल की माइनिंग वगैरह भी होती है। मतलब हमारी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसे है। चीन से बचाने के लिए हमारे पास एक हिमालय पर्वत भी है, तो बार बार अटैक होने के लिए हिंदू कुश पर्वत से होने वाले अटैक भी, आक्रमण जैसे होता था, वो सारी चीजें भी है। और भी कुछ है, ये लोग यहां से चक्कर लगा करके यहां आए इसके लिए, फिर धीरे धीरे ये सारा एरिया कब्जा होता गया। और भी है,
इनको देखेंगे और फिर भारत के ऊपर रहने वाले अन्य लोगों को भी देखेंगे, तो किसी भी देश के संस्कृति के निर्धारण में, इतिहास के निर्धारण में, खान पान के निर्धारण में, बोली और भाषा के निर्धारण में, जीवन शैली के निर्धारण में उसके सबसे बड़ा रोल प्ले होता है ज्योग्राफी का। जैसे यूरोप में ठंड पड़ती है, अगर लोग वोदका और शराब न पिए तो उनकी दिमाग की नसें फट जाएंगी, या फिर मदिरा एंटी फ्रीजी का काम करता है। लेकिन भारत में मौसम अलग होता है, यहां मदिरा पिएंगे तो लोग दिमाग खराब हो जाता है, तो वहां दिमाग को बचाने के लिए मदिरा पान होता है, इसलिए मदिरा पान जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा, पानी, बर्फ जम जाती थी तो पानी कैसे पिए, तो पानी की जगह वो लोग वाइन या वोदका पीते थे। लेकिन भारत में सदाबहार नदियां हैं, इसलिए मदिरा अनिवार्य जीवन का हिस्सा नहीं बना और पानी को पवित्र माना गया, और भी कई तरह की चीजें। तो ज्योग्राफी बहुत हद तक चीजों को डिसाइड करती है, यही बात करना है। तो सबसे पहले रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लाइवलीहुड। कैसे? हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड है, हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ आपके डिजर्ट है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का रोल है। तो ज्योग्राफी डिसाइड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है, ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि हमारे ट्रेड और कनेक्टिविटी कैसी होगी। जैसे यूरोप में नदियां हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, भारत में भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने के लिए नदियां हुआ करती थी। इनफैक्ट नदियों ने ही राज्यों की बाउंड्री को बनाया। तीसरा है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका इतने दूर है, इसलिए दुनिया में कहीं भी बम दाग देते हैं, और हमारे बगल में है बांग्लादेश, 200 नदियां हैं, कब घुस जाएंगे इधर और कब घुस जाएंगे बाहर निकल जाएंगे कहना मुश्किल है। तो अब सिक्योरिटीज और फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो उसमें आपको हिमालयन एरा और हिंदू कुश, ये दो डिस्कस करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको यहां बताया कि चीन से कैसे बच रहे हैं हम, या जो चीन के आक्रमणकारियों ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी, हमारे यहां उतनी तबाही नहीं बची, लेकिन इधर से निरंतर आक्रमण होते रहे। बाबर अपनी किताब में लिखता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद जब मैंने हिंदुस्तान को फतह किया तब 138 आक्रमण हो चुके थे। ये कैसे पता उसको? क्योंकि वहां टोल पे जो लोग लूट मार करते थे ना, वो काउंटिंग करते थे, हिसाब किताब। अच्छा जा रहे हो, लूट मार करके आओ, मेरा हिस्सा दो। कौन सा बॉर्डर है? वही अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। क्या? हिंदू कुश। फिर हमारी क्लाइमेट और लाइफ स्टाइल को डिफाइन करता है, जैसे कि हमारे क्लाइमेट और डाइवर्सिटी को डिजाइन करने वाला या क्रिएट करने वाला है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। फिर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उत्तर भारत में बजबजाती हुई जनसंख्या है, दक्षिण भारत का अलग है, मिडिल इंडिया का अलग है। जो पॉपुलेशन बेल्ट बना है भारत में, वो भी ज्योग्राफी का इंपैक्ट माना जाता है। अगला देखिएगा, संस्कृति का निर्माण प्रक्रिया, जो मैंने अभी आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल बेस इज डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। मतलब हमारी संस्कृति को बनाने वाला भी हमारा भूगोल है। इनफैक्ट बड़े साइकोलॉजिस्ट की किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भगवान हैं वो स्थानीय परिस्थितियों की उपज है। जैसे हमारे इंद्र, वरुण, पवन देवताओं की पूजा हुई, तो ये हमारी ज्योग्राफी में था, अरब में नहीं था। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, पीने को पानी नहीं, खाने को पल नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो जिएंगे कैसे? तो लूट मार करते थे। तो लूट मार उनकी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। तो उनके गॉड भी कहते हैं जाओ लूट के ले आओ और हमको हिस्सा दो, माले गनीमत। हमारे यहां नहीं है, क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो या तो वो गाने गाएंगे और या तो वो युद्ध करेंगे। तो युद्ध भी कुछ खास उद्देश्य से होता है, धर्म और अधर्म की लड़ाई। तो ये जितने भी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, कैरेक्टर हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और ये कल्चरल की मेंटेलिटी को, कंटिन्यूटी को बनाते हैं। बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन हम अपने अध्ययन को एक एग्जाम के लिमिटेशंस में बांधेंगे। आगे 9वें प्रश्न को देखिए, शहरी विकास हेतु संचालित योजनाओं की चर्चा करिए। डिस्कस द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए, यहां भी देखिए ये सोसाइटी का प्रश्न है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो शहरी विकास भूगोल में भी है, शहरी विकास समाज में भी है, इंडियन सोसाइटी में भी है। तो कहना मुश्किल है
कि ये किसका है, लेकिन आप दोनों के बीच को अगर लेकर के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लगेंगी। क्या आने लगेंगी? सबसे पहले आप बताएंगे कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्लान कौन सा उभर करके आ रहा है। तो एक तो स्मार्ट सिटी है, दूसरा अमृत मिशन है, सिंपली इंफॉर्मेशन है, तीसरा पीएम आवास योजना है, चौथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी दूत है, पांचवा दीनदयाल अंत्योदय मिशन है, छठा हृदय मिशन है, सातवां पीएम स्वनिधि स्कीम है। मतलब ये 7 पॉइंट क्रमबद्ध रूप से आपको एक्सप्लेन कर देना है। यूपीपीसीएस में वेलफेयर प्लान से रिलेटेड एक प्रश्न एकदम फैक्चुअल आता है, जहां पर एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है कि आप सिर्फ टू द पॉइंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख दें। ठीक है, 10वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में भूकंप के बढ़ते कारणों की चर्चा करें। अब तो भूकंप से डर ही नहीं लगता। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते हुए 3 बार 4 बार भूकंप को हमने क्लास में झेला या क्लास में चीजों को देखा, लेकिन उसके बाद भी डर नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा कि भूकंप आ रहा है तो हम दब के मर जाएंगे, क्योंकि अब भूकंप की आदत हो चुकी। पहले धरती ऐसे हिले कि हम लोग भागा करते थे। लेकिन जब ज्योग्राफी के इस प्रश्न को आप डील करें तो आप बताएं कि भारत में भूकंप क्यों क्यों आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, सब जानते हैं। और तीसरी बात, हिमालय पेटी धीरे 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 घसक रही है। अगले कुछ हजार सालों में भारत का नक्शा भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि पड़ोस में भूकंप आ चुका है, म्यांमार में आ चुका है, नेपाल में आ चुका है, टर्की से भूकंप आकर के अफगानिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है। तो अगले 2 साल में भारत में भयानक भूकंप उत्तर भारत में आने वाला तैयार रही है। किसी भी भूगोल के सामान्य जानकारी रखने वाले से पूछेंगे तो ये प्रश्न बता देगा। लेकिन ये इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट पूछ नहीं है, पूछ रहे हैं कि बार बार धरती हिल क्यों रही है, शेषनाग क्यों हिल रहा है। एनीवे, वो पुराण में लिखा है। तो आप बताएंगे पहले पॉइंट में कि जियोलॉजिकल मूवमेंट हो रहा है, दूसरा इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ा है कि प्रेशर धरती पर ज्यादा है, तीसरा पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है, चौथा बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, पानी के प्रवाह को रोका जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा भूकंप का कारण है, पांचवा माइनिंग एक्टिविटी, जो पत्थरों को खोदे जा रहे हैं, या फिर हिमालय रेंज में उत्तराखंड में बार बार धरती के हिलने, बादल के फटने, भूस्खलन से लेकर तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, वो माइनिंग के चलते। हिमालयन क्षेत्र की गतिविधियां, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको क्रमबद्ध रूप में पॉइंट वाइज में लिख देने हैं। लेकिन जब आप चीजों को लिखे ना तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 50 mm पर ईयर के हिसाब से घूम रही है। दूसरा मतलब अगर आप थोड़ा सा मैप की जानकारी रखते हैं तो अभी भारत का नक्शा ऐसे है, अगले कुछ वर्षों में भारत का नक्शा ऐसे, बट ये इलाका ऐसे जा रहा है, ये घूमते जा रहा है। तो जिनका ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी कलाकारी दिखा सकते हैं, जीएस वाले की इच्छा अगर दिखा सकते हैं तो ठीक है। दूसरा, भारत में 56% जो एरिया है वो अर्थक्वेक वाले एरिया में आता है। तीसरा, जोन 2 और 4 सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और पांचवा, सिर्फ 2024 से 25 के बीच में इतनी बार झटके मिले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यूपीपीसीएस देने वाले बच्चे जनरली इस तरह के चीजों को इग्नोर मार देते हैं। कारण क्या है भगवान जाने, बट रतंट घोटंट और लिखंत की मेथड से वो इतने परिपूर्ण होते हैं कि जब मेंस के आंसर लिखते हैं, या हजारों कॉपियां मैं पिछले 15 सालों से जांच चुका हूं, उनमें ये जानते सब हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता ये सारे फैक्ट कैसे डालना है। अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये फैक्ट लोगों को नहीं पता होगा, पता सबको होता है, ध्यान सबको होता है, बट सबसे बड़ी बात होती है चीजों को लिखने की। अगले प्रश्न को आए। अब 200 शब्दों के प्रश्न है। अब यहां पर 200 शब्दों के प्रश्नों में 2 चीजें आपको कंपलसरी होगी, एक इंट्रो एंड कंक्लूजन कंपलसरी है, पहला। दूसरा, यहां पर आपको 8 पॉइंट मिनिमम लिखना होगा।
तो 8 पॉइंट, इंट्रो, कंक्लूजन। और तीसरा, इन सारे बातों को आप एक पेज में निपटा दें। मैं अपने सैकड़ों बच्चों से कह चुका हूं कि जो 125 शब्दों के प्रश्न हैं उनको आप लगभग यहां से शुरू करें, यहां तक निपटा दें। और जो 200 शब्दों के प्रश्न हैं आप यहां से शुरू करें और यहां निपटा दें। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर सिर्फ 1 2 3 4, इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। यहां इंट्रो होगा, यहां कंक्लूजन होगा। ये सब संभव है, मैंने सैकड़ों लेक्चर्स में इसके बारे में बातचीत की है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप समय देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पूछा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ग्लोबल एरा पर अपना इंपैक्ट कैसे कायम किया, टिप्पणी करिए। दूसरी बात, टिप्पणी करिए, आलोचना करिए, मूल्यांकन करिए, व्याख्या करिए। जनरली 98% बच्चे इनका अंतर नहीं समझ पाते हैं और वो एक जैसे प्रश्नों को लिख के आते हैं। खैर, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो आगे बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ। एक तो परिचय आप लिखेंगे, दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो फिलॉसफी है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, ये आप बताएंगे। दूसरा पॉइंट बदलेंगे, ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहा, ये आपको बताना है इंट्रो वाले सेक्शन में। ग्लोबल इंपैक्ट क्या रहा, पहला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप के अलावा वर्ल्ड में यूरोप के साथ साथ वर्ल्ड में हर जगह डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हेल्पफुल हुआ। मतलब यूरोप के साथ लैटिन अमेरिका में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट आया। सेकेंड पॉइंट, यह नेशनलिज्म के इमरजेंस में बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट किया। मतलब आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इसी से जुड़ा हो। नेशन स्टेट मतलब एक देश, एक भाषा, एक राष्ट्र। अर्जुन देव की किताब में सब कुछ लिखा है, एनसीईआरटी। तीसरा, इसने ही सबसे पहले ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लेन किया या अनाउंस्ड किया। चौथा, इसने सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट को मोटिवेट किया। पांचवा, नेपोलियन कोड इसी के माध्यम से आया और हर जगह लगा, और इसी नेपोलियन कोड का कुछ हद तक असर भारत में भी कॉर्नवालिस कोड के बाद आने वाले सुधारों में दिखाई देता है। कंक्लूजन क्या देंगे कि एंटायर वर्ल्ड इफेक्टेड हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका इन्फ्लुएंस देखा गया। सीधा सा प्रश्न है, यूपी वाले ज्यादा नखरा नहीं करते हैं। 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, 5 प्रश्न में जरूर दिमाग लगता है। अगले प्रश्न को ध्यान दें, विदेशों में संचालित क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित करिए। मतलब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉरेन में कैसे इफेक्टिव हुआ उसके बारे में। सीधा सा प्रश्न है, ये भी बिपिन चंद्र की किताब से है। बट जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे ना तो यही क्रमबद्धता इंपॉर्टेंट होती है। कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, किन देशों में शुरू हुआ, संगठन कौन से थे, नेतृत्व के स्तर पर क्या हुआ और कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। यही 4-5 चीजें हैं जो आपको लिखनी है। सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितनी भी आइडियोलॉजी पनपी उसमें से एक आइडियोलॉजी ये भी है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धारा और विदेशों में सक्रियता को बताता है। ये एक लाइन बता देगा कि क्रांतिकारी आंदोलन की क्या महत्ता। बिपिन चंद्र की किताब में लिखा है, कोई नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाँ ये जानना जरूरी है कि लंदन में क्या रहा, इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस, और यहीं पर मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे लोग उभर के आए। मदनलाल ढींगरा क्रांतिकारी और सावरकर जी ने यहीं रह करके 1857 की क्रांति को जिंदा किया। 50 साल होने पर किताब लिखी। तो ये एक लंदन है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटर बन रहा है अमेरिका और कनाडा। यहां पर गदर आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस पॉइंट में आपको गदर मूवमेंट और एम ऑफ गदर मूवमेंट वो बताना है। तीसरा पॉइंट आता है बर्लिन एंड पेरिस। यहां पर बर्लिन कमेटी बन रही है, वीएन चट्टोपाध्याय एक्टिव हैं। यहां पर ही मैडम भीखाजी कामा की गतिविधि के रूप में तिरंगे झंडे को डिजाइन किया गया। और कुछ अन्य और भी हैं, जैसे जापान, सिंगापुर, फारस, काबुल में क्या क्या एक्टिविटीज हुई। मर्जी हो तो लिखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जगह बचेगी। लेकिन जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप बताएंगे कि यह मेरिकल है नेशनलिज्म का, यह एग्जाम्पल है राष्ट्र
के प्रति त्याग और बलिदान का या देशभक्ति की मिसाल है। तीन में से कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री दिल से पढ़े हैं और पढ़ाते भी हैं, तो तीन में से कोई भी चूज कर लिए। कुल मिलाकर के ये जानना बहुत जरूरी है कि साधारण से प्रश्नों को कैसे लिखना है। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, देश में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का इम्पैक्ट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन। आईएएस वाले तो 2 कदम आगे जाके पूछ लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के नेचर के ऊपर कमेंट करिए। मतलब सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें शामिल करते हैं, हालांकि किताबों में नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी आपको दिखानी है। अब सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं है, उसमें जयप्रकाश नारायण भी है, मीनू मसानी भी है, राम मनोहर लोहिया भी है, भारत छोड़ो आंदोलन भी है, आजाद दस्ता भी है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। 16 लाख लोग कुर्बान हुए। अगला सवाल फिर एंशिएंट कल्चर से, संगम लिटरेचर का कल्चर कंट्रीब्यूशन। इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन जब भी कुछ चैप्टर पढ़ता हूं ना तो कुछ नई चीजों सीखने को मिलती है। अब ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि परंपरागत संस्कृति या इंडियन कल्चर की किताब में उतने अच्छे से नहीं दिया। जो भी आप लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम या सिंघानिया की किताब, देखिए मैंने इसमें कैसे लिखा है। नॉर्मल सा प्रश्न है, संगम लिटरेचर का बारे में बताइए। तो संगम साहित्य का क्या है महत्व? तो सबसे बड़ी बात, इस लिटरेचर में क्या लिखा है और इस लिटरेचर से क्या पता लगता है इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है। प्रश्न यही पूछ रहा है। आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी, यूपी वालों का फेवरेट प्रश्न है। सबसे पहले बताएंगे इसके बाद कि इसमें लिटरेचर में 2 टाइप्स की चीजें उभर करके आ रही हैं। क्या? अकम और पुरम। ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा। इमोशनल रिलेशनशिप और वॉर, मोरालिटी और राजाओं की कहानी। तो हमारे यहाँ फिल्में भी 2 तरह की होती हैं। हमारे यहाँ हीरो या तो हीरोइन के साथ रोमांस करता है, गाने गाता है, या फिर बदला लेता है। तो ये मानसिकता कहां से आई? हमारा हीरो अंतरिक्ष में नहीं जाता, हमारा हीरो दुनिया को नहीं बचाता, हमारा हीरो साइको किलर नहीं है। अब तो थोड़े बहुत हो भी रहे हैं, लेकिन ये 2 चीजें हैं क्योंकि वो हमारे लिटरेचर से निकला है। दूसरा, इसी लिटरेचर से ज्योग्राफिकल लैंड के बारे में पता लग रहा है, लैंडस्केप के बारे में पता रहा है। तीसरा, इसी लिटरेचर से हमारे साउथ इंडिया के हिली, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, कोस्टल से लेकर के ड्राई एरिया तक की सारी चीजें मिल रही। इट मींस इस लिटरेचर के माध्यम से ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पता लग रहा है। तीसरा, इस लिटरेचर के माध्यम से सोसाइटी में हीरो वर्शिप और मेमोरियल्स के बारे में पता लग रहा है। तो ये 2 शब्द अगर आप लिखते हैं तो टू मच गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लिख पाएगा। चौथी चीज, इसी लिटरेचर से पता लगता है कि सोसाइटी सेकुलर और नेचुरल अप्रोच वाला था। मुर्गुन का पूजन होता है तमिल गॉड के रूप में, लेकिन तमिल गॉड के अलावा विष्णु, बुद्ध और महावीर की भी पूजन होती है, कि हमारा सोसाइटी एक सेकुलर सोसाइटी है। इसी लिटरेचर से ट्रेड और अर्बन सेंटर्स के बारे में भी पता लग रहा है। तो उसमें मदुरै, पुहार, मुजरिस, रोम, ग्रीस एंड साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड रिलेशन हो रहा है। इसी लिटरेचर से म्यूजिक और डांस और आर्ट का भी पता लग रहा है। ये 2 नाम है, चाहे तो लिख सकते हैं। इसी लिटरेचर से स्टेटस ऑफ वुमेन का पता लग रहा है। ये 2 चीजें हैं। और कंक्लूड में करेंगे कि यह आइकॉनिक एंड ग्लोरियस एरा को इंडिकेटर के रूप में एस्टैब्लिश करता है संगम लिटरेचर, सिंबल्स ऑफ गोल्डन एज। एक बच्चे ने पूछा, सर कुछ और बता दीजिए। तो हमने कहा, लो बेटा लिख लो, 43 कवि हैं, इतनी रचनाएं हैं, 3 ग्रुप में वर्गीकृत हैं, 3 राजाओं का वर्णन है, और ईसा के 300 साल पहले से ईसा के 400 साल बाद तक, जो रामचरण शर्मा कहते हैं, ये चलता रहा। मर्जी हो तो वो एक डिब्बे में डाल दीजिए। ये सारे फैक्ट आपको रामचरण शर्मा की किताब में मिल जाएंगे। बट संगम संस्कृति की विशेषता क्या है, संगम संस्कृति का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ संगम लिटरेचर, कैरेक्टर ऑफ संगम लिटरेचर या कंट्रीब्यूशन ऑफ संगम लिटरेचर इन इंडियन कल्चर, इसके लिए थोड़ा हम जैसे किसी भी एक्सपर्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो आप नीलकंठ शास्त्री की किताब पढ़िए, इतनी मोटी पॉइंट्स निकालिए, या फिर जिंदगी के 10 मिनट हमारे साथ बैठिए और संगम लिटरेचर नामक एक टॉपिक को तैयार कर लीजिए। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे 14वां प्रश्न, इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज ग्रहणशीलता, सह अस्तित्व, सामंजस्य के लिए जाना जाता है।
2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार के दौर आया, उसकी को लेकर के ये चीजें आ रही हैं कि इंडियन सोसाइटी इनटॉलरेंट रहा। आइए चलिए, वो कह रहा है कि इनटॉलरेंट नहीं है, उसमें ये गुण है। तो इंडियन सोसाइटीज के बारे में एक्सेप्टेंस, को एक्सिस्टेंस एंड हार्मोनी। इंट्रो में लिखेंगे आप इंडियन सोसाइटी स्पेशल है और इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टर। सबसे पहले आप बताएंगे एक्सेप्टेंस के रूप में क्या है, वही कल्चरल सिंथेसिस, आइडियोलॉजिकल एडॉप्शन या एडॉप्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब ये तीन चीजें, सांस्कृतिक संश्लेषण, विचारों का विलीनीकरण, आधुनिकीकरण जारी रहना। मतलब विवाह तो होते हैं, विवाह में अब जूते भी चुराए जाते हैं और विवाह में डांडिया भी हो रहा है और प्री मैरिज वेडिंग शूट भी हो रहा है। तो ग्रहणशीलता आज भी है। दूसरा कोएक्सिस्टेंस, मतलब रिलीजियस हार्मोनी भी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी भी है और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मिक्सचर भी है। तो ये दूसरा है कोएक्सिस्टेंस। तीसरा है हार्मोनी, हम पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी में हमारा फेथ है। और इंस्टीट्यूशनल हार्मोनी मतलब संस्थागत सामंजस्य, मतलब विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग। तो ये तीसरा पॉइंट है हार्मोनी। चौथा कैसे इफेक्टिव है, तो कुछ आप एग्जांपल देंगे और कुछ हमारी सामाजिक सम सोशल कैरेक्टर्स के बारे में मर्जी हो तो लिख दीजिए। और कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है हम, मोस्ट वाइब्रेंट सोसाइटी है हम, या फिर रोल मॉडल ऑफ ग्लोबल सोसाइटी है हम। तीन चीज है। नमस्ते, समझ में आ गया। कोविड के दौर में और भी कई चीजें हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आईएएस में दर्जनों बार पूछे गए हैं, तब जब इनटॉलरेंस वाला हो रहा था। यूपी भी आईएएस के प्रश्नों को कॉपी करता है, बट एकदम सहज और सरल शब्दों में सीधे। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, भारतीय समाज की विशेषता या कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ। आगे देखिए, पोवर्टी को लेकर क्या है कि गरीबी के दुष्चक्र बने रहने के कारणों का विश्लेषण करिए या एनालाइज द रीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द वेरियस साइकिल ऑफ पोवर्टी। मतलब हमारे यहाँ ये बार बार गरीबी का दुष्चक्र क्यों बना रहता है, क्या कारण है कि गरीबी कम हो रही है फिर गरीब बढ़ जा रहे हैं। तो एक दुष्चक्र है, एक जाल है। तो ये जाल क्यों है, इसी के बारे में बातचीत करना है। तो बातचीत करते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी का जाल या दुष्चक्र क्यों जारी है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इंडियन सोसाइटी का पार्ट है पोवर्टी। अब फिर मैं यही बता रहा हूं, सोसाइटी में है तो इसका उत्तर अलग होगा, सोशल जस्टिस में है तो उत्तर अलग होगा, इकोनॉमी में है तो इसका उत्तर अलग होगा। तो आप बताएंगे क्या है, तो इसके कारण क्या है। तो लो इनकम और सेविंग्स पहला इफेक्टिव कारण है। दूसरा, जितने गरीबी कम हो रहे हैं उतने बच्चे आ जा रहे हैं, तो गरीब या गरीबी का जाल बना रहा है, मतलब ये थ्रेट बना है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी और अल्प रोजगार। चौथा है एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। पांचवा है स्किल्स की कमी है, पूरा हिंदी भाषी राज्य इससे जूझ रहा है। छठा है कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं और सातवां है भ्रष्टाचार और गवर्नमेंट स्किल की लीकेज। 7 से 8 पॉइंट लिखना है, मैं आपको पहले बताया था, ये पर्याप्त है। कंक्लूड कर दीजिए कि भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये मत लिखिएगा। इंक्लूजन बढ़ाने की जरूरत है और दूसरा इंक्रीज टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड प्रोवाइड गिव्स बर्थ पुअर, मतलब गरीब ही गरीबी को जन्म देती है, इसको रोकें। गरीबी दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है, समावेशन की प्रक्रिया बढ़ाने की जरूरत है। ये तीन में से जो मर्जी आए एक कंक्लूजन लिख ले। बच्चे लोग कहते हैं सर कंक्लूजन भी बता दीजिए। अरे भाई, कंक्लूजन बदलते रहता है, एक बार चीजें आपके समझ में आ गई ना तो आप खुद ब खुद लिखना शुरू कर देंगे। मैंने जैसे 3-4 इंट्रो कंक्लूजन जितना बोलिएगा उतना लिखा देंगे, बट चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रश्न से कैसे जुड़ के कंक्लूजन लिखना है। अगला देखिए, भारत में या इंडिया में रीजनलिज्म की प्रेजेंट स्टेटस बताइए। और अब रीजनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक लिमिटेड हो चुका है, ध्यान रखिएगा रीजनलिज्म। और इन दिस टाइम रीजनलिज्म इज चेंज इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब मराठा आंदोलन कभी चल रहा था, बजाओ पूंगी भगाओ लूंगी, पहले महाराष्ट्र के लोगों को भगाया गया, आजकल भैया लोगों को भगाया जा रहा है, अब वो एक विचारधारा के रूप में आ गया, सीमित हो गया। दक्षिण भारत में चले जाइए, द्रविड़वाद, हिंदी विरोध, वो भी एक आइडियोलॉजी तक है। ठीक उसी तरह
कश्मीरियत जमहूरियत वो भी एक आइडियोलॉजी है। फिर खालिस्तान पंजाब वो भी एक आइडियोलॉजी बन चुका है। धरती पुत्र का नारा उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल जस्टिस वाला, समाजवाद सामाजिक न्याय वो भी एक आइडियोलॉजी के रूप में हो चुका है। नक्सलवाद वो भी लिमिटेड होकर खत्म हो चुका है। उसी तरह पूर्वोत्तर का आतंक अलगाववाद वो भी धीरे धीरे बोडोलैंड ये लैंड उल्फा तुल्फा एक आइडियोलॉजी बन के आ चुका है। तो क्षेत्रवाद राजनीतिक विचारधारा के रूप में सीमित हो चुका है। मोदी जी सबको निगल गए, जरूरी नहीं है ये लिखे, लेकिन कुछ हद तक ये 2014 के बाद से भारत की राजनीति में आने वाला बदलाव है कि राष्ट्रवाद ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, खालसावाद, कश्मीरियत, जमहूरियत, मराठास्तान, दलितिस्तान, आदिवासी अस्मिता, बंगाली अस्मिता, द्रविड़वाद, तेलुगुवाद सबको समेट चुके हैं। आने वाले टाइम में ये प्रश्न आएंगे कि हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इफेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ रीजनलिज्म, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रीजनल पॉलिटिक्स। तैयार रहिए। क्षेत्रवाद वही बात है कि इंडियन सोसाइटी का कैरेक्टर रहा। इंट्रो, फिर आप बताएंगे पहले लाइन में कि 1947 के बाद से रीजनलिज्म के इश्यूज कौन से रहे। फिर जो न्यू स्टेट्स बने काफी हद तक ये रीजनलिज्म ने इसको काउंटर किया, या नए स्टेट से रीजनलिज्म को काफी हद तक रोका गया। फिर रीजनल पार्टी का ग्रोथ कैसे हुआ, जैसे ही उनको सत्ता में भागीदारी मिली धीरे धीरे वो राजनीति के पार्ट बनते गए। राजीव गांधी के कार्यकाल में असम गण परिषद से समझौता हुआ, वो सत्ता में आए। बाल ठाकरे उठे, फिर धीरे धीरे शिवसेना उठी, फिर धीरे धीरे वो भी सत्ता में आए तो वो भी शांत हो गए। उसी तरह दक्षिण भारत में द्रुमुक आए और लगभग पंजाब में अकाली दल और उधर कश्मीर में आपका पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में आपके समाजवाद वाले दल आए जो आज आरजेडी और एसपी समाजवादी पार्टी और आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड के रूप में है। ये चीज है प्रेजेंट स्टेटस। इन दिस टाइम ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक लिमिटेड हो चुका है। समय समय पर यह फायदे के और नुकसान के अनुसार दो दलों के साथ गठबंधन करते हैं। समझ रहे हैं दो राष्ट्रीय दल कौन है? समय समय पर दो आइडियोलॉजी के साथ गठजोड़ करके सत्ता साझेदारी कर रहा है। शेयरिंग फॉर्मिंग अलायंस विद टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसमें आप यूपीए और एनडीए अलायंस लिखेंगे और एनडीए, कहीं भी मोदी और राहुल बाबा का नाम नहीं आना चाहिए। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बढ़ रहा है, आईटी रिवॉल्यूशन है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ने रीजनलिज्म को नेशनलिज्म से मर्ज कर दिया है और इन दिस टाइम सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ डेमोक्रेसी को जोड़ दिया है। कुल मिला के सोशल मीडिया के उत्थान ने मोदी जी सभी राजनीतिक विचारधाराओं को खा गए हैं, कब्जा कर लिए हैं और जितनी राजनीतिक विचारधाराएं अपने फायदे और नुकसान के लिए दो अलग अलग दलों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन ये चीज आप नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आईटी रिवॉल्यूशन, सोशल मीडिया, उससे रीजनलिज्म का नेशनलिज्म से कोलैबोरेशन हो रहा है, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी के साथ डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा है। आगे वही बात कहिए, कश्मीरियत, खालसावाद, समाजवाद, सामाजिक न्याय, जमहूरियत, मराठी मानूस, द्रविड़वाद, पूर्वोत्तरवाद, धर्मनिरपेक्षता, संविधानवाद, कांग्रेस, इंडियन अलायंस, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व भाजपा, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बट किसी का नाम नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? तो भारत में रीजनलिज्म इन दिस टाइम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक लिमिटेड हो चुका है। 4 प्रश्न आ चुके हैं आईएएस में, यूपी में भी 2 आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे कि हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इफेक्टेड रीजनलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल सोसाइटी, पता नहीं और क्या क्या। तैयार रहिए, अगले कुछ प्रश्न इसी से होंगे। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो कंटिन्यूटी है वो इंडिया के डेमोग्राफिक चेंज को इफेक्टेड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी है और अवैध घुसपैठ से उपजने वाली समस्या भी है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ की टेंडेंसी चल रही है उससे भारत की डेमोग्राफिक चेंज
हो सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इंडियन सोसाइटी का यह प्रेजेंट फेस है जो एक्टिव है। दूसरा, इसको रिव्यू करेंगे कि कैसे हमारी यूथ पॉपुलेशन है जो इफेक्टिव हो सकती है। दूसरा पॉइंट, रिसोर्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रीजनलिज्म लैंडिंग डिफरेंसेस, मतलब क्षेत्रीयता भिन्नता को जन्म दे रही है अगर एक समान विकास नहीं हुआ। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जारू है, इनबैलेंस हो रहा है। पांचवा, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंट्री का बदल रहा है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को लिखने का कोई मॉडल आंसर नहीं होता। एग्जामिनर बस इतना जानना चाहता है कि देश में जो प्रेजेंट सोसाइटी से रिलेटेड आइडियोलॉजी, प्रॉब्लम, डिबेट हो रहा है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है तो इकोनॉमिक प्रेशर भी है। जनसंख्या बढ़ रही है तो बंगाल एसआईआर, बिहार एसआईआर, वोट चोरी दिख रहे हैं, उसका भी असर दिखेगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये तो उसके राजनीतिक प्रभाव हो गए, बट जब समाज पे प्रभाव पड़ता है तो हमको इसका मूल्यांकन समाज या सोसाइटी से जोड़ के देखना होता है। क्या कि जॉब के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्किल के ऊपर, रीजनलिज्म के ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पॉइंट बना के लिख दीजिए। 8 पॉइंट लिखने हैं, इंट्रो और कंक्लूजन दे देना है। तो जनसंख्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैरियर है, जनसंख्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अभिशाप है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज का इक्विपमेंट बन रहा है, पॉपुलेशन इंडिया के ग्रोथ में एक बैरियर का काम करता है, करता तो है ही, चाहे वो जॉब के सीन में देख लीजिए या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की वैकेंसीज के रूप में देख लीजिए, या इंडियन सोसाइटी के जो सामने जो भी समस्याएं हैं वो ड्यू टू हाई पॉपुलेशन के चलते हैं। तो साधारण सा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्नों की श्रेणी में है। स्मार्ट सिटी वर्सेस स्मार्ट ग्राम के बीच अंतर संबंध स्थापित करिए और दोनों के बीच में ये चीजें लेकर के आइए। क्या पूछ रहे हैं देखिए, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट ग्राम को रिलेशन कायम करना है, ज्योग्राफी का सवाल है। तो आप देखिए, सॉरी, इस इंडियन सोसाइटी का सवाल है, तो आपको बताना है। इंट्रो में आप डालिए कि इंडियन सोसाइटी में अर्बन एंड रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है वो जारी है। कोरिलेशन बताना है या इंटर रिलेशनशिप बताना है। सबसे पहला पॉइंट होगा कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। स्मार्ट सिटी तब होगी जब गांव भी स्मार्ट होगा। दोनों कैसे जुड़े हैं, तो फूड, वाटर, रॉ मटेरियल शहरी इलाके में गांव सप्लाई करते हैं और मॉडर्न टेक्निक इम्प्रूवमेंट और हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में प्रमोट करने की पॉलिसी चल रही है। तो पहला कोरिलेशन यही है, इसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा है कि इन दोनों चीजों के पीछे जो मेन एम्बिशन है, माइग्रेशन में कमी लाना, मतलब गांव से शहरों की लोग ना आए, तो रिडक्शन इन माइग्रेशन, बट हो नहीं रहा है, गांव के लोग गांव में रहना ही नहीं चाहते, बट यहां पर आपको यही लिखना पड़ेगा। तीसरा, इंटीग्रल डेवलपमेंट की एक प्रायोजन चल रहा है, मतलब एकीकृत विकास का भाग है। ये तीन चीजें हैं जो इसको एक दूसरे से जोड़ती हैं, मतलब एक दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, माइग्रेशन में कमी लाना, और तीसरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अब विशेषता की बात आती है तो आप बताइए कि इनमें फोकस एरिया क्या है, दूसरा टेक्निकल मेथड क्या है, तीसरा क्या इनिशिएटिव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चौथा इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, पांचवा सिविल सोसाइटी का क्या पार्टनरशिप हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी के कुछ कैरेक्टर हैं, पिछले 10 सालों से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनका पीछा नहीं छूटने वाला है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी होगी और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। सिंबल्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन, सामाजिक विकास और समावेशन का प्रतीक है ये चीजें, इतनी चीजें हैं। आगे देखिए, 19 नंबर का सवाल है, भारत में पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक भौगोलिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, विस्तार से स्पष्ट करिए। नीड टू ज्योग्राफिकल रिसोर्स एसेंशियल फॉर इकोलॉजिक बैलेंस इन इंडिया, एक्सप्लेन डिटेल। सीधा सा प्रश्न काहे नहीं पूछते हो भैया,
कि इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है किस चीज के लिए? ज्योग्राफिकल रिसोर्स के लिए। मतलब वन भी जरूरी है, पर्वत भी जरूरी है, पहाड़ भी जरूरी है, मिट्टी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अभी कल न्यूज आई गुड़गांव के 16 गांव के पानी का स्तर नीचे चला गया है क्योंकि अडानी भैया जमीन से नीचे से पानी खींच लिए। खैर, बवाल का नया कारण। इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट, संसाधनों के संरक्षण से ही परिस्थितियों का संतुलन रखा जा सकता है। कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इंट्रो हो गया, पॉइंट डालेंगे। वाई कंजर्वेशन कंजर्वेशन सबसे पहले बताएंगे कि हमारे फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन जारी रहे। तो आप बताएंगे कि इतना ट्री कवर है, इतने रिसोर्स हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कुछ ज्योग्राफी की बातें आनी चाहिए। दूसरा है हमारे वाटर रिसोर्स का, उनका कंजर्वेशन हो सके। तीसरा है मिट्टी का कंजर्वेशन हो सके, जैसे 20 मिलियन ट्यूबवेल सक्रिय हैं। जल संकट का सबसे बड़ा कारण है जल संसाधन। ये सब चीजें फैक्ट है, थोड़ा सा आ गए तो अच्छा रहेगा। जैसे 25% ट्री कवरेज है, 17 मेगा बायो रिजर्व है, इनको प्रोटेक्ट करना है। 20 मिलियन ट्यूबवेल हैं जो पानी निकाल रहे हैं, और एक वाटर क्राइसिस। मैंने अडानी का नाम इसलिए दिया, सिर्फ अडानी ही दोषी नहीं है, हमारे पंपिंग सेट भी हैं। तीसरा पॉइंट, जो मिट्टी है वो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अपचय का प्रभाव हो रहा है, गैर एग्रीकल्चर लैंड बढ़ते जा रहे हैं, ये आप इसमें मेंशन करेंगे। और प्रोटेक्टेड एरिया 5% से भी कम एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में है। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको बताने हैं कि क्यों जरूरी है कंजर्वेशन। ये एग्जामिनर उम्मीद करेंगे। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आपकी कॉपी जांची जाएगी उसमें ये सॉफ्टवेयर पहले से होगा और सॉफ्टवेयर आपकी कॉपी को ऑब्जॉर्व करेगा। इसके लिए एक अलग सी क्लास मैं विस्तारित लेने जा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि अब आगे आने वाले टाइम पीरियड में मेंस को कैसे लिखना है। फिर इनिशिएट क्या करना है आपको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, फॉरेस्ट मतलब वनीकरण की नीति को बढ़ाना है, और कंप्लायंस विथ एनवायरमेंट्स लॉ, पर्यावरण से जुड़ेटेड रूल्स रेगुलेशन को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और नए नए इनोवेशंस को अपनाना है। कंक्लूड कर दीजिए, क्या कंजर्वेशन एसेंशियल है। अब कंजर्वेशन एसेंशियल है, ये खत्म हो गया। अब उसी में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का नाम आना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी नाम आना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का पालन कैसे हो रहा है वो भी आना चाहिए, वाटर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रहा है वो भी कैसे आना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए मियावाकी तकनीक है वो भी आना चाहिए, इन्वायरमेंटल सेक्टर में EIA का क्या प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव आकलन, इंपैक्ट वाला जो है वो आना चाहिए। मतलब इतना वाला, इतने पॉइंट्स आना चाहिए। उत्तर खत्म हो चुका है ये वाला। एग्जामिनर ये उम्मीद करेगा कि आपके प्रश्न के इस उत्तर में ये पॉइंट हो। लिखते कैसे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब आपका सॉफ्टवेयर देखेगा कि क्या इसने फॉरेस्ट पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को कैलकुलेशन, या अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये शब्दों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इसी बेस पर आपको मार्क्स मिलेगा। कथा और कहानियों की जगह नहीं है। और दूसरा, इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक सामान्य बुक या नोट्स में ना हो। और अंतिम प्रश्न है, बार बार झटके क्यों लग रहे हैं, भूस्खलन क्यों हो रहा है, या क्लाउड बस्टर लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहा है। लैंडस्लाइड्स के केसेस जानने, इंपैक्ट जानने और कैरेक्टर जानने हैं। तो कभी कभी जब घूमने जाए मसूरी तसूरी तो संभल के जाएं, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड्स हो सकता है। कारण क्या है भाई? तो 4 कारण है, 3 कारण है जो जानना है। हेवी रेनफॉल, क्लाउड बस्टर और जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, 3 चीजें हैं। ह्यूमन रोल क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? तो ले काटे जाओ पेड़, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, खूब विकास हो रहा है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और अंधाधुंध विकास। एक और भी बात है, विकास नहीं होगा तो फिर उत्तराखंड के लोग खाएंगे क्या, हिमाचल के लोग खाएंगे क्या? क्योंकि जीने खाने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है टूरिज्म। ये चीज है। तीसरा, इंपैक्ट क्या हो रहा है? तो जो होता है, जान माल की हानि होती है, या लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर का इफेक्ट हो रहा है, और इन्वायरमेंटल डिजास्टर या वाटर लूगिंग जैसी घटनाएं हो रही है। कैरेक्टर क्या है? अचानक
फट जाता है, दूसरा स्लो बेस्ड इंसिडेंट है, तीसरा ये आपके जो डिब्राइव्स है उनका फ्लो होता है, समय जो सक्रियता है वो मानसून में होती है, और वो संवेदनशील क्षेत्र या वर्नेबल एरिया में जाना जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं या 5 पॉइंट विशेषता में एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, और कंक्लूड कर सकते हैं भौगोलिक संरचना को ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं दुष्प्रभावित कर रही हैं। ये आपके 20 प्रश्न हो गए, GS1 हो गया, GS2 भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। चूंकि आज यह पहला डिस्कशन था तो हम लोगों ने बातचीत की, अभी तक जो भी हम लोगों ने बातचीत की है आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना होमवर्क किया है, पहली बात। दूसरा, कोई भी AI का यहां प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि AI टोटली फेल हो चुका है। तीसरा, ये सारे प्रश्न को मैंने इसलिए यूपीएससी के शीट पर लिखा, आगे बीपीएससी के भी यही पैटर्न है, ताकि आपको पता लग सके कि टू द पॉइंट चीजों को लिखना कैसे है, टू द पॉइंट चीजों का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या फैक्ट फिगर डाटा रिपोर्ट इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करने होते हैं, वो जरूरी है। हालांकि मैं बहुत पहले से ये सब चीजें कर रहा हूं, अब जाकर के थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली है, कारण क्योंकि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं सबका AI मॉडल फेल हो गया, अब सब लोग चौक डस्टर या कॉपी पेन पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि पीपीटी भेजे में जाता नहीं है, और दूसरा उत्तर को कैसे लिखना है ये चीजें आपसे ज्यादा कोरिलेट होती हैं। चौथा, 1 घंटे की क्लास में आज आपने हमसे क्या सीखा ये आपकी अंतरात्मा जानती है। तो अब तैयार रहिए, आज से मतलब आज तारीख है 10 फरवरी, 20 मार्च तक हम रोज ऐसे ही मिलेंगे, और आप पिछले 20 वर्षों के किसी भी प्रश्न को लेकर के आइए, मैं बोर्ड पर सामने लिख के आपको दिखा दूंगा। इनफैक्ट IAS, PCS और BPSC 3 के ऊपर हमारी पकड़ रही है। बाकी ऑब्जर्व करना है तो लाइक और कमेंट से आप जो पहले ऑब्जर्व करते हैं करते रहिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू।